लोग इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का रिवीजन करेंगे। इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग जो है वो इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 से गवर्न होता है। इन्वेस्टमेंट को पढ़ने के लिए आप इन्वेस्टमेंट्स को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स और इन्वेस्टमेंट्स इन बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स। इन्वेस्टमेंट एक ऐसी एसेट होती है, डेफिनेशन बता रहा हूं, एक ऐसी एसेट होती है जिसको वी एक्वायर टू बाई, आई मीन वी एक्वायर टू अर्न इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन इनकम। इंटरेस्ट इनकम हम लोगों को बॉन्ड्स एंड डिवेंचर से होगा, डिविडेंड इनकम हम लोगों को शेयर से होगा, और कैपिटल गेन वाला इनकम जो दाम बढ़ने से प्रॉफिट होता है बेचने पर, वो हम लोगों को दोनों में, डिवेंचर में भी और इक्विटी शेयर्स में भी, दोनों में होगा। नाउ हम लोग जब इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग करेंगे ना, इसका सबसे पहला आइडिया ये है कि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट अक्वायर करो, आप पहली बार इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट पे लिखोगे, और कॉस्ट जो इसका होगा वो परचेज प्राइस प्लस ब्रोकरेज प्लस ड्यूटीज एंड टैक्सेस सब मिला करके, जिसको बोलते हैं ना, अपने घर में वो इन्वेस्टमेंट जितने रुपए में आया वो सब मिला करके उसका कॉस्ट प्राइस बन जाएगा। खाली परचेज प्राइस कॉस्ट नहीं होता है, ब्रोकरेज ड्यूटीज एंड टैक्सेस सब मिला दोगे तो कॉस्ट प्राइस होता है। तो मान लो सब मिला करके हमने 402 रुपया में कोई कंपनी का 100 शेयर्स खरीदा, तो अपनी पहली एंट्री आएगी इन्वेस्टमेंट टू बैंक 40,200 रुपया, सिंपल असेट का परचेज का एंट्री। उसके बाद आता है जब हम लोग इन्वेस्टमेंट को सेल करते हैं तो क्या अकाउंटिंग होता है। द आइडिया इज, अभी जो हम लोगों के घर में नेट पैसा आएगा ना, दैट विल बी परचेज प्राइस माइनस ब्रोकरेज माइनस ड्यूटीज एंड टैक्सेस इफ एनी। तो जैसे खरीदते वक्त ब्रोकरेज और ड्यूटीज एंड टैक्सेस हमारा लगता है, बेचते वक्त भी हमारा ही लगता है। तो खरीदते वक्त जब लगता है तो हमको ज्यादा पैसा देना पड़ता है, बेचते वक्त जब लगता है तो हमें कम पैसा मिलता है। तो मान लो हम लोगों ने कुछ दिन बाद यही 40,200 रुपया का माल नेट पे सब काट कूट के 50,100 में बेच दिया, तो अपने को 9,900 रुपया का प्रॉफिट हो गया। तो अपने जब सेल करते हैं ना, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी रिकॉर्ड करते हैं, जिसको P&L में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो आप इन्वेस्टमेंट का जो लेजर होता है वो जनरली, अगर आप इक्विटी शेयर अकाउंटिंग कर रहे हो, अभी मैं पहले इक्विटी शेयर आपसे डिस्कस कर रहा हूं, तो आप 2 कॉलम का लेजर बना सकते हो, एक नंबर का और एक अमाउंट का, जिसमें आप कॉस्ट लिखते हो बेसिकली। नंबर का कॉलम इसलिए बनाया जाता है कि कैलकुलेशन में एरर नहीं हो जाए, अदरवाइज रियल लाइफ में नंबर का कॉलम नहीं बनता, लेकिन एग्जाम में आपको नंबर का कॉलम बनाना पड़ेगा। कुछ बुक्स वगैरह में एक और कॉलम ऐड होता है इनकम का, डिविडेंड बोल करके, डिविडेंड बोल दो या राइट बोल दो। हम डिविडेंड और राइट के लिए इस लेजर में कॉलम नहीं बना करके अलग से एक कॉलम, अलग से एक लेजर बना देते हैं, डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट और राइट रिनाउंसिएशन प्रोसीड्स अकाउंट बोल करके। तो यहां हम इक्विटी इन्वेस्टमेंट में 2 ही कॉलम बनाना पसंद करते हैं। तो अगर आप इसको इस इक्विटी वाले लेजर में डालोगे तो आप कुछ ऐसा लिखोगे, टू बैंक 100 40,200 बाई बैंक 100 50,100। तो ये 100 और 100 तो टैली हो जाता है, नंबर का गेम है, बड़ा सिंपल है, ये नंबर मैच करने के लिए बनाया जाता है और कैलकुलेशन को इजी करने के लिए बनाया जाता है। ये जो डिफरेंस है ये प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा टू P&L 9,900 रुपया, तो टोटल अपना 50,100 रुपया आ जाएगा। कुछ इस तरह से लेजर बनता है, मतलब बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर अगर बोलो ना तो ये प्रोसीजर है। और इसमें जो बच्चों से गलती होती है वो सेल के समय जो ब्रोकरेज और ड्यूटीज एंड टैक्सेस होता है ना, उसको माइनस नहीं करके बच्चों का ऐड करने का आदत होता है, तो बच्चे इस सेल में भी ऐड कर देते हैं। तो ये एक तो ध्यान देने का चीज है, मिस्टेक यहीं पे होता है। अच्छा, अब आया कि इसके बाद और क्या डिस्कशन है। इसके बाद डिस्कशन है डिविडेंड इनकम का।
आप कोई भी शेयर खरीदेंगे और कंपनी अगर डिविडेंड डिक्लेयर करेगी तो हम लोगों को डिविडेंड मिलेगा। तो डिविडेंड को लेकर के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 का ये बोलना है कि डिविडेंड जब तक कंपनी डिक्लेयर नहीं कर देती, डिक्लेयर, प्रपोज नहीं, डिक्लेयर माने जब तक डिविडेंड कंपनी फाइनल डिक्लेयर नहीं कर देती, जब तक हमारा राइट टू रिसीव द डिविडेंड एस्टैब्लिश नहीं हो जाता, जब तक इरिवर्सिबल डिविडेंड नहीं हो जाता। आपने लॉ में पढ़ा होगा कि कंपनी के डायरेक्टर जब डिविडेंड प्रपोज करते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर के पास यह अधिकार होता है कि वो उस डिविडेंड को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो अगर ऐसा सिचुएशन है तो एनुअल जनरल मीटिंग को कंप्लीट हो जाने दो, डिविडेंड को डिक्लेयर हो जाने दो, हम लोग उसके बाद ही डिविडेंड को अपने बुक्स में लिखेंगे। So being a recipient of the dividend, a dividend income can only be recorded when the right to receive the dividend is established, and that is established when the dividend is actually declared. अब डिविडेंड का स्टोरी इतना सही है कि डिविडेंड दो तरह का होता है। एक डिविडेंड को हम लोग बोलते हैं प्री एक्विजिशन डिविडेंड, एक डिविडेंड को बोलते हैं पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड। एक्चुअल में नाम प्री एक्विजिशन पोस्ट एक्विजिशन भी नहीं है, नाम है डिविडेंड आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट और डिविडेंड आउट ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। और अगर बहुत साफ साफ एज 13 में लिखा हुआ है, अगर डिविडेंड को प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में डिवाइड करने में प्रॉब्लम होता है, आपको लगता है कि आप आर्बिट्ररीली, माइंड माय वर्ड्स, आर्बिट्ररीली डिवाइड कर रहे हो, तो इट्स बेटर पूरे डिविडेंड इनकम को पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड मान करके पीएल में भेज दीजिएगा। इंटायर डिविडेंड इनकम को पोस्ट एक्विजिशन मान करके इनकम में भेज दीजिएगा। अगर आपको लगे कि आर्बिट्ररीनेस हो रहा है, प्रॉपरली डिवाइड नहीं हो रहा है, आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है। अब आइए मैं बताता हूं ये क्या स्टोरी है। प्री एक्विजिशन डिविडेंड का मतलब हुआ कि मैं मान लो आज की तारीख कितनी है, अगस्त 12। मान लो मैं 12 अगस्त को कोई कंपनी का शेयर खरीदता हूं, 12 अगस्त 2020 को, और वही कंपनी मेरे को अपना 1920 वाला प्रॉफिट से, मतलब 1920 में उन्होंने जो प्रॉफिट अर्न किया था उस प्रॉफिट से डिविडेंड डिक्लेयर करती है। और मैं 12 अगस्त को ये शेयर खरीद रहा हूं और 12 अगस्त के बाद मान लो 14 सितंबर को मेरे को डिविडेंड मिल जाता है, मिलता है इस तरह से डिविडेंड। आप ये मत समझना कि आप अभी लेटेस्ट शेयर होल्डर बने तो आपको पुराना प्रॉफिट से डिविडेंड कैसे मिलेगा, मिलता है। डिविडेंड का जो रिकॉर्ड डेट होता है, कोई भी डिविडेंड डिक्लेयर हो, राइट डिक्लेयर हो, बोनस डिक्लेयर हो, सब में एक लॉ में रिकॉर्ड डेट डिक्लेयर होता है। अगर रिकॉर्ड डेट के पहले मेरे पास शेयर है तो मेरे को डिविडेंड मिल जाएगा। भले कंपनी पिछले साल की प्रॉफिट से मेरे को डिविडेंड दे रही होगी, मेरे को ये डिविडेंड मिल जाएगा, भले मैंने इसी साल खरीदा हो। नॉर्मल रूल है कंपनी लॉ का, ये मेरे को बोलने की भी जरूरत नहीं है। तो अगर मैंने 12 अगस्त को इस कंपनी का शेयर खरीदा और कंपनी अपने पिछले साल की प्रॉफिट से, देखो 1920 माने अप्रैल 19 से लेकर के मार्च 20 तक, जब कोरोना आया था मार्च 20 में, उस वाली प्रॉफिट से अगर कंपनी ने डिविडेंड दिया और मेरे को डिविडेंड मान लो मिला 14 सितंबर को, तो ये डिविडेंड बोला जाएगा दिस डिविडेंड इज आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। और अगर डिविडेंड प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से मिलता है तो हम उसको इनकम में नहीं डाल के इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर देंगे, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को कम कर देंगे। मतलब दो जर्नल मारेंगे, बैंक टू डिविडेंड रिसीव्ड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कोई तो डायरेक्टली बैंक टू इन्वेस्टमेंट भी लिख देता है, चलता है। पर मैं क्योंकि डिविडेंड रिसीव्ड का लेजर बनाता हूं तो मैं डिविडेंड रिसीव्ड का लेजर कुछ इस तरह से बना दूंगा। डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट में पहले बाई बैंक लिख दूंगा मान लो 4000 रुपया, और टू इन्वेस्टमेंट लिख दूंगा 4000 रुपया। कब? प्रोवाइडेड दिस डिविडेंड इज प्री एक्विजिशन डिविडेंड, या दिस डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। और प्री एक्विजिशन प्रॉफिट का डिविडेंड का एग्जांपल हुआ ये वाला। अब अगर मेरे को डिविडेंड आउट ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट मिलता है, मतलब मान लो यही वाला डिविडेंड मेरे को मिल रहा है, यही 4000 रुपया, लेकिन ये शेयर मैंने खरीदा था 2012 में। शेयर तो 2012 में भी कोई खरीद सकता है ना। तो मान लो ये शेयर मैंने अभी नहीं खरीदा, ईयर 2012, अब 8 साल हो गए।
तो अगर ईयर 2012 में मैंने शेयर खरीदा और कंपनी, मेरे पास शेयर पड़ा है और कंपनी ने 1920 की प्रॉफिट से मेरे को डिविडेंड दिया, सो दिस इज कॉल्ड डिविडेंड आउट ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। नाम से समझो, डिविडेंड आउट ऑफ पोस्ट एक्विजिशन, मेरे शेयर खरीदने के बाद की प्रॉफिट। तो मैंने शेयर 2012 में खरीदा, कंपनी ने 2019-20 का प्रॉफिट से डिविडेंड दिया, तो बहुत बाद का प्रॉफिट से डिविडेंड दिया, सो दिस डिविडेंड इज कॉल्ड डिविडेंड आउट ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। इसको नॉर्मल डिविडेंड भी बोलते हैं। ये डिविडेंड इनकम में यानी पीएल में जाता है। तो इसका जर्नल भी दो ठो होता है, बैंक टू डिविडेंड रिसीव्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब अगर मैं यहां पे डिविडेंड की बात करूंगा ना, तो यहां पे देखो मैं बाई बैंक 4000 लिखूंगा और टू P&L लिखूंगा। और हम लोग डिविडेंड रिसीव्ड का हमेशा अलग से लेजर बनाएंगे, ट्रिपल कॉलम हम लोग नहीं बनाएंगे, बेटर रहता है, कंफ्यूजन कम रहेगा। अच्छा सोचो, मेरे को अगर 8000 रुपया डिविडेंड मिला, 8000 रुपया, 4000 पुराने वाले शेयर पे और 4000 नए वाले शेयर पे, माने मान लो मेरे पास 1000 शेयर थे, 1000 शेयर 2012 में मैंने खरीदा था और 1000 शेयर अभी 12 अगस्त 2020 को मैंने खरीदा, और 4-4 रुपया करके 8000 रुपया हमको डिविडेंड मिला, 1000 पे 4000, 1000 पे 4000। तो हम यहां पे कैसे एंट्री मारेंगे? सोचो, मेरा पुराना वाला जो शेयर खरीदा हुआ है, पहले वाला, उस पे जो मेरे को डिविडेंड मिला, दैट इज डिविडेंड आउट ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। और अभी जो लेटेस्ट मैंने शेयर खरीदा, उसके ऊपर जो मेरे को डिविडेंड मिला, दैट इज डिविडेंड आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। और मेरे को क्लियरली डिस्टिंक्शन है, कोई आर्बिट्ररीली हम डिवाइड नहीं कर रहे। तो उस केस में हम ऐसा एंट्री मारेंगे, डिविडेंड रिसीव्ड का लेजर बनाएंगे, बाई बैंक में 8000 लिखेंगे, टू पीएल में 4000 लिखेंगे और टू इन्वेस्टमेंट में 4000 लिखेंगे। और यहीं पे अगर आपको इंफॉर्मेशन प्रॉपर ना रहे और आप प्रॉपरली डिवाइड ना कर सको, खास करके ईयर का लफड़ा रहे, इवनली ऑकरिंग थ्रू आउट द ईयर ना रहे, कोई भी चीज का लफड़ा रहे, मिडिल ऑफ द ईयर में शेयर खरीदे हो और प्री पोस्ट करने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो उस समय सारी डिविडेंड को, क्योंकि एज 13 साफ लिखा है, इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू डिवाइड द डिविडेंड बिटवीन प्री एंड पोस्ट अदर देन ऑन आर्बिट्ररी बेसिस, मतलब आपका डिवीजन आर्बिट्ररी हो रहा है, तो इट्स बेटर टू टेक द डिविडेंड टू योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ट्रीट इट एज योर इनकम। खास करके इंटरिम डिविडेंड में हमेशा ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो बताता नहीं है 6 महीना की प्रॉफिट से दिया कि 9 महीना की प्रॉफिट से दिया, और जो प्रॉफिट भी हुआ वो इवनली ऑकरिंग हुआ कि नहीं हुआ। ये सब का जब प्रॉब्लम होता है ना, तो हम लोग सारे डिविडेंड को इनकम में मान के पीएल में भेज देते हैं। आप भी नीचे में एजम्पशन दे देना, जब भी पीरियड का बीच वाला पीरियड का लफड़ा रहे ना, एजम्पशन डाल के खत्म कर देना। अब आइए अगला डिस्कशन इज ऑन वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। वैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर अपने पास इन्वेस्टमेंट लास्ट डेट में पड़ा रहा, तो ईयर एंड में वो हमारी असेट बनेगा, बैलेंस कैरेट डाउन लिखेंगे। अब अगर हमारा इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म माने हम उस इन्वेस्टमेंट को खरीदने के बाद, खरीदने की डेट से देखा जाता है, अगर 1 साल से ज्यादा पीरियड तक रखने वाले हैं, more than 1 year from the date of acquisition, if the asset is going to be held, हम लोग उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट पे मेजर किया जाएगा, माने जितना में लिखे थे उतना में ही मेजर करेंगे। जैसे 402 रुपया था ना वो वाला, 402, और हमारे पास पड़ा रह जाता ईयर एंड में, और वो लॉन्ग टर्म होता, तो हम 402 में ही ईयर एंड में लिख देते। मतलब कुछ इस तरह का काम कर देते रे, जैसे इन्वेस्टमेंट है तो 402 में टू बैंक और बाई बैलेंस कैरेट डाउन 402। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट पे मेजर किया जाता है। कई बार क्या होता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में परमानेंट डिक्लाइन हो जाता है। क्या हो जाता है? परमानेंट डिक्लाइन। परमानेंट डिक्लाइन स्टूडेंट कभी भी गेस नहीं कर पाएगा। स्टूडेंट को वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन क्वेश्चन पेपर देगा, वैसा बोल देगा दिस इन्वेस्टमेंट इज नेवर गोइंग टू फेच मोर देन 200 रुपया, इस तरह का लाइन लिख देगा। अगर लिख दिया तो समझ जाना कि ये 202 रुपया लॉस हो गया। फिर उस केस में आप कॉस्ट पे मेजर मत करना, उस केस में लॉस का प्रोविजन बना देना, कम करके इन्वेस्टमेंट को वैल्यू कर देना। तो सर उस केस में क्या होगा? जैसे मान लीजिए अगर सम में लिख दिया कि दिस इन्वेस्टमेंट हैज गॉट अ परमानेंट डिक्लाइन ऑफ 202 रुपीज, इट विल नेवर फेच मोर देन 200 रुपया, तो आप बैलेंस कैरेट डाउन 200 रुपया कर देना, बाई लॉस 202 रुपया कर देना। ये लॉस प्रोविजन फॉर लॉस के नाम से पीएल में डेबिट कर देना। पर ये बहुत सेल्डम होता है।
माने इंस्टीट्यूट के एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में बहुत ही कम होता है, लेकिन अगर हुआ तो ये स्टोरी लाइन आपको कर देना है। अच्छा, अगर आपका इन्वेस्टमेंट करेंट इन्वेस्टमेंट हुआ, मतलब आप खरीदने की 1 साल के अंदर अंदर आपको बेचने का मन रहता है, तो आप इन्वेस्टमेंट को वैल्यू करोगे ईयर एंड में कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। तो जैसे मान लो यही वाला इन्वेस्टमेंट है और अपने शॉर्ट टर्म के लिए खरीदे हैं, अपने खरीदे मान लो 402 रुपया में, और ईयर एंड आ गया, अपने ईयर एंड में बैलेंस कैरेट डाउन कर रहे हैं, तो अपने को सबसे पहले कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर पता करना पड़ेगा। तो कॉस्ट तो छोड़ 402 है, मार्केट प्राइस बाजार से पता चलेगा। मार्केट प्राइस लेना है, डिडक्टेड ब्रोकरेज और डिडक्टेड वो ड्यूटीज एंड टैक्सेस नहीं, मार्केट प्राइस, एनआरवी नहीं, मार्केट प्राइस। तो मान लो मार्केट में दाम इसका 390 है, कॉस्ट इसका 402 है, तो अपने को विच एवर इज लोअर कौन हुआ? 390 हुआ, तो अपने 390 में वैल्यू कर देंगे, बाकी डिफरेंस लॉस पीएल में चला जाएगा। ₹12 का। अब आइए, इन्वेस्टमेंट में 2 और चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, 1 इज बोनस, 1 इज डिविडेंड। डिविडेंड तो बता दिया, 1 इज बोनस, 1 इज राइट। अगर आप बोनस का बात करो ना, तो बोनस का अकाउंटिंग बड़ा सिंपल है कि बोनस का अकाउंटिंग ही नहीं होता है। यही उसका अकाउंटिंग है कि उसका अकाउंटिंग ही नहीं होता है। मतलब ये कि अगर मान लो आपने 1000 शेयर खरीदा 40,000 रुपया में, वैसे ही ड्यूटीज टैक्सेस ब्रोकरेज मिला करके, और बाद में कंपनी ने आपको मान लो 8:10 बोनस दिया। व्हाट इज 8:10? 8 फॉर एवरी 10। तो आपको 1000 पे 800 बोनस मिलेगा, तो आप 2 बोनस यहां लिख दो। बट 2 बोनस लिख रहे तो जर्नल नहीं है ये। जर्नल तो तब होगा जब अमाउंट में हम कुछ लिखेंगे, हम अमाउंट में कुछ लिख ही नहीं रहे, हम 2 बोनस खाली नंबर कॉलम में लिख देंगे। अब आप बोलेंगे इससे क्या हुआ? इससे यह हुआ कि पता चल गया कि हमारे पास 1800 शेयर हो गए और उसका टोटल कॉस्ट 40,000 हो गया। तो हमारा जो एवरेज कॉस्टिंग है ना, वो कॉस्ट पर शेयर कम हो गया। तो अब हमारा कॉस्ट पर शेयर 40,000 डिवाइडेड बाई 800, 22 रुपया 22 पैसा हो गया, जो पहले 40 रुपया था। सो बोनस से नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाते हैं, अमाउंट नहीं बढ़ता। 2, बोनस एक इनकम नहीं होता। 3, बोनस को लिखते वक्त हम खाली नंबर कॉलम में नंबर ऑफ शेयर लिख देते हैं। 4, बोनस हमारे एवरेज कॉस्ट को गिरा देता है, कॉस्ट पर शेयर को गिरा देता है। और अगर कुछ नहीं लिखा हुआ रहे तो हमेशा हमेशा इक्विटी के अकाउंटिंग में एवरेज कॉस्टिंग फॉलो करना, फीफो फॉलो मत करना। कोई भी इन्वेस्टमेंट का अकाउंटिंग करो ना, फीफो फॉलो मत करना, बिकॉज एवरेज गोज गुड विथ इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। नाउ अगला डिस्कशन है कि राइट शेयर का अकाउंटिंग कैसे होता है। तो स्टोरी ये है कि राइट शेयर में 2-3 कॉन्सेप्ट है, मैं एक एक करके आपको बताता हूं। मान लो हम एक इन्वेस्टर हैं, हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना रहे हैं, 1000 शेयर मेरे पास है, 40,000 में मैंने कभी खरीदा था। अब ये कंपनी ने मान लो राइट ऑफर किया एंड से द राइट रेशियो इज 1:1, तो मेरे को 1000 राइट मिलेगा। तो राइट जब मिलता है उस वक्त वो शेयर नहीं है, उस वक्त वो राइट ही है। हम जब सब्सक्राइब करके शेयर खरीद लेते हैं तब वो शेयर बनता है, तब तक वो राइट है, शेयर नहीं है। ठीक है, तो मान लो मैंने इसको सब्सक्राइब कर लिया, खरीद लिया मैंने कंपनी से। तो अगर मैंने खरीद लिया, मुझे कंपनी को रुपया देना पड़ेगा। कितना रुपया देना पड़ेगा? आंसर इज जो ऑफर प्राइस होगा, क्योंकि कंपनी जब भी राइट इशू करती है तो पैसा लेती है थोड़ा सा, बोनस इशू करती है तो फ्री में देती है, पर राइट इशू होता है तो पैसा लगता है। लेकिन उसमें ना ब्रोकरेज और ड्यूटीज एंड टैक्सेस नहीं लगता, क्योंकि आप सीधा कंपनी से खरीदते हो ना, स्टॉक मार्केट से नहीं खरीदते हो, तो राइट में ब्रोकरेज एंड ड्यूटीज एंड टैक्सेस नहीं लगता। तो मान लो कंपनी ने बोला था कि हम 30 रुपया में राइट देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम खरीदेंगे। तो हम अगर खरीदेंगे तो हम लिखेंगे टू बैंक, नंबर में 1000, यहां पे 30,000। तो ये नॉर्मल देखो परचेज के जैसा अकाउंटिंग है। मींस इफ वी आर सब्सक्राइबिंग द राइट्स,
द जर्नल एंट्री विल बी वेरी सिंपल, जस्ट लाइक ए नॉर्मल परचेज टू बैंक, सामने में अमाउंट कॉलम में लिख दिए। अब यहां पे भी देखो, अब अपने पास 2000 शेयर हो गए 70,000 रुपए में, तो एवरेज कॉस्ट पर शेयर 35 रुपीज हो गया, 70,000 बाई 2000। अब यहां पे लफड़ा ये आता है कि कई बार हम लोग राइट सब्सक्राइब नहीं भी करते हैं। मान लीजिए हमको ये राइट सब्सक्राइब करने का मन नहीं है, या तो मेरे पास 30,000 रुपया नहीं है, या मान लो मेरे को शेयर खरीदने का ही मन नहीं है इस कंपनी का, और भले कंपनी 30,000 में दे रही हो, मेरे को नहीं खरीदने का मन है, तो हम क्या कर सकते हैं? द आंसर इज आई कैन रिनाउंस और आई कैन इग्नोर। इग्नोर तो खैर हम लोग जिंदगी में हमेशा ही कर सकते हैं, किसी को भी, आई मीन राइट को भी। लोगों का जब दिन खराब आता है तो गर्लफ्रेंड का फोन इग्नोर करना चालू करता है, फिर गाली गलौज होती है ना, मजाक में बोले। आइए रिनाउंस। तो अगर आप मान लीजिए आपके पास राइट का फॉर्म आया, राइट का फॉर्म आता है और आपको शेयर खरीदने का मन नहीं है, सब्सक्राइब करने का मन नहीं है, तो आप राइट रिनाउंस कर दीजिए। रिनाउंस थोड़ा सस्ता दाम में होता है, आपको थोड़ा कम पैसा मिलता है। तो मान लो आपने रिनाउंस किया और आपको 5 रुपया मिला, आप पूरा 1000 शेयर रिनाउंस कर दिया, आपको 5,000 रुपया मिला। तो ये 5,000 रुपया का ट्रीटमेंट क्या होगा? आपको तो मिला है, हम लोग को तो मिला है, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रिनाउंसिएशन मनी रिसीव्ड, एक लेजर हम बना देंगे जिसका नाम होगा रिनाउंसिएशन मनी रिसीव्ड। वहां लिख दिए बाई बैंक 5,000 रुपया। अब इस 5,000 का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? द आंसर इज, ये डिपेंड करता है, या मैं ऐसे बोलूं, नॉर्मली स्पीकिंग ये 5,000 रुपया पीएल में चला जाता है। नॉर्मली स्पीकिंग, कुछ और भी बोलूंगा तो आप तुरंत इसको पीएल में भेज दीजिए, क्योंकि रिनाउंसिएशन मनी रिसीव्ड इज योर इनकम। लेकिन अगर आपने ओरिजिनल शेयर, मैं आपको अच्छे से एक ही बार में बताता हूं, ओरिजिनल शेयर मींस ये वाला शेयर जिसके ऊपर आपको राइट मिला। अच्छा, अब मैं इसको काट देता हूं क्योंकि ये तो हम सब्सक्राइब कर ही नहीं रहे ना, हम तो रिनाउंस कर रहे हैं, रिनाउंसिएशन आपको पढ़ा रहे हैं। ये ओरिजिनल शेयर जो हमने, जिसके ऊपर हमें राइट मिला 1:1 का, जो हम रिनाउंस कर रहे हैं, अगर हम रिनाउंस कर देते हैं और 5,000 रुपया मिलता है, उसका ट्रीटमेंट डिफरेंट होगा अगर ये 1000 शेयर ओरिजिनल वाला हमने कम राइट परचेज किया है। अब सर कम राइट परचेज क्या होता है? कम राइट परचेज मींस कंपनी का राइट अनाउंस होने के बाद, जब लोगों को जानकारी मिल गई कि हाँ कंपनी राइट देने वाली है, उसके बाद अगर आप शेयर खरीदते हो तो कम राइट परचेज मिलता है। उसको कम राइट प्राइस बोलते हैं, कम राइट कोटेशन, कम राइट प्राइस। तो अगर हम लोग कम राइट परचेज करते हैं और एक्स राइट में फिर उसका दाम मार्केट में गिर जाता है, तो जितना रुपया गिर जाता है उतना रुपया 5,000 में से निकाल करके कॉस्ट कम हो जाता है और बाकी रुपया पीएल में जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो हमने ये 1000 शेयर 40,000 में खरीदा, कम राइट खरीदा। कुछ दिनों के बाद जब राइट का डेट खत्म हो गया, एक्स राइट हो गया, तो इसका दाम गिर के हो गया 38,000 रुपीज। इसी 1000 शेयर का दाम गिर के, नॉर्मली होता है, सब में डेटा देगा। तो अगर वो बोला एक्स राइट 38,000 हो गया, तो हमारा 2,000 रुपया दाम गिर गया। तो यही जो 5,000 रुपया हमको रिनाउंसिएशन से मिला, इसमें से 2,000 रुपया हम इन्वेस्टमेंट को कम कर देंगे। माने मेरा एंट्री आएगा रिनाउंसिएशन मनी रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 2,000 टू पीएल 3,000। क्योंकि क्या हुआ समझो ना, हम 40,000 में माल खरीदे, बाद में हमको एक तो गिफ्ट मिला 5,000 रुपया का, एक तरह से गिफ्ट मिला ना। लेकिन हम जो ओरिजिनल दाम में शेयर खरीदे थे उसी का दाम बाद में 38,000 हो गया। तो फिर वो जो गिफ्ट 5,000 का मिला वो तो 3,000 का ही गिफ्ट हुआ ना। 2,000 रुपया तो जो चीज खरीदे थे वो तो महंगा हो गया था ना। 40,000 में खरीदे ना, उसका दाम तो राइट के बाद तो 38 हो गया ना। तो गिफ्ट में से 2,000 रुपया कॉस्ट को कम कर दीजिए, इंजॉय 3,000 को कीजिएगा, तो 3,000 आपके पीएल में चला जाएगा। तो नाउ आई एम क्लोजिंग द डिस्कशन ऑन राइट्स कि राइट अगर हम रिनाउंस कर देते, अगर हम सब्सक्राइब कर लिए तब तो मेरे कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, देखो ऐसे करके बैंक करके लिख देंगे।
अगर हम रिनाउंस कर देंगे तो नॉर्मली 5000 पीएल में चला जाएगा। लेकिन अगर बेस्ट ट्रीटमेंट, लेकिन अगर हम ओरिजिनल शेयर कम राइट परचेज करते हैं और एक्स राइट में उसका दाम गिर जाता है, तो हमको जितना रिनाउंसिएशन में पैसा मिला उसमें से जितना रुपया दाम गिरा उतना रुपया इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, बाकी रुपया पीएल में चला जाएगा। कई बार क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा गंदा होता है, वो लोग वीक क्वेश्चन बनाता है इन्वेस्टमेंट को लेकर के, उनको इन्वेस्टमेंट का प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है, तो लोग कई बार खाली इतना बोल के छोड़ देता है इन्वेस्टमेंट्स बॉट कम राइट, और बता ही नहीं रहा कि एक्स राइट में दाम गिरा नहीं गिरा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि साला 5000 का ट्रीटमेंट डाले कहां पे। अब वो कम राइट परचेज भी हुआ है, लेकिन एक्स राइट में दाम कितना गिरा मालूम भी नहीं। अगर मालूम होता तो ट्रीटमेंट हम पढ़ा ही दिए। कितना दाम गिरा 2000, बाकी प्रॉफिट में कितना गया 3000, ठीक है। लेकिन अगर डेटा नहीं हो और ये डेटा हो कि कम राइट परचेज है, ये लिखा हुआ कि इट इज ए कम राइट परचेज, तो एजम्पशन ले लेना कि वी अज्यूम्ड दैट एक्स राइट प्राइस हैज फॉलन डाउन, सो वी ट्रीट एंटायर 5000 रुपया एज रिडक्शन ऑफ कॉस्ट। पूरा 5000 को टू इन्वेस्टमेंट लिख देना। और अगर कुछ भी नहीं लिखा हो, सिंपल लिखा रिनाउंस्ड, बस सिंपल एक लाइन रिनाउंस्ड, कम राइट फम राइट लिखा ही नहीं, तो पूरा 5000 को पीएल में भेज देना। ये क्वेश्चन में हमेशा गंदगी रहता है, ये लोग क्वेश्चन इस चीज को कभी भी क्लियर नहीं करता है। तो मेरा एक ही फंडा, इफ नथिंग इज रिटन ओनली द वर्ड इज रिटन रिनाउंस्ड, पूरा 5000 को पीएल में, एंड इफ इट इज रिटन दे आर बाइंग कम राइट और कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, तो एजम्पशन लेके पूरे को कॉस्ट से कम कर देना। और बाकी एक्चुअल ट्रीटमेंट जो है वो मैंने आपको अच्छे से बता दिया। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम ये होता है कि करेंट ईयर में कंपनियां जब डिविडेंड देती हैं और करेंट ईयर में ही अपने पास मान लो शुरू में 10,000 शेयर है, फिर अपने 2,000 शेयर खरीदे, फिर हमको बोनस मिला, फिर हम राइट सब्सक्राइब किए, ये पुराना ब्रॉट डाउन शेयर है, ये न्यू परचेज है, ये बोनस है, ये राइट है। अब मान लो इन सब के बाद हमको इस डेट में बाद में हमको डिविडेंड मिलता है 1 रुपया करके, और क्वेश्चन पेपर इतना गंदा है कि वो बता नहीं रहा है, वो बता नहीं रहा है कि कौन से वाले शेयर पे डिविडेंड डायरेक्टर लोगों ने डिक्लेयर किया। क्योंकि डायरेक्टर लोगों के पास ये अधिकार होता है कि वो चाहे अगर, क्योंकि उन्होंने ही तो बोनस और राइट इशू किया है कंपनी के शेयर होल्डर लोगों को, वो चाहे अगर वो लोग बोनस और राइट पे डिविडेंड नहीं भी दे सकता है, और वो चाहे तो दे भी सकता है। डायरेक्टर लोगों को आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अधिकार रहता है। तो क्वेश्चन पेपर को तो क्लियर करके देना पड़ेगा ना जी कि डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर किया, राइट बोनस पे डिक्लेयर किया कि नहीं किया। क्वेश्चन बोलता ही नहीं ठीक से। तो नहीं अगर बोले तो आप एज्यूम कर लेना कि राइट और बोनस पे डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हुआ है। एक एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड एजम्पशन ले लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा वाला लेने से भी चलेगा, पर आप ये वाला ले लेना। तो फिर आपको खाली 12,000 पे ही डिविडेंड 1 रुपया करके 12,000 रुपया रिसीव करा लेना। We assumed that no dividend was paid on right and bonus, खत्म बात। तो आप जब डिविडेंड रिसीव्ड का लेजर बनाओगे तो डिविडेंड रिसीव्ड में सिर्फ 12,000 लिख देना। अब अगर ये अपने पुराने वाले शेयर हैं, काफी साल पहले खरीदे हुए हैं, और हमको इसी साल की प्रॉफिट से डिविडेंड मिला, अभी जो साल खत्म हुआ है, मैंने पिछला साल बोलूं तो, और ये मेरा 2012 वाला शेयर है और हमको 19-20 वाले प्रॉफिट से डिविडेंड मिला है, तो ये 10,000 रुपया आउट ऑफ 12,000, 10,000 रुपया पीएल में चला जाएगा और 2,000 रुपया इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट हो जाएगा। क्योंकि 2,000 शेयर तो हमने अभी खरीदा है ना, 12 अगस्त 2020 ना, 12 अगस्त बोले थे ना हम। बारह अगस्त 2020 में खरीदा है ना। सो एनीवे, अच्छा एक चीज याद रखिएगा, जब भी मल्टीपल टाइम पे शेयर खरीद बिक्री होता है, एवरेज कॉस्ट फॉलो करोगे।
एवरेज मतलब सिंपल एवरेज नहीं, वेटेड एवरेज, मतलब टोटल अमाउंट बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर, वो वाला करके शेयर का वैल्यूएशन करोगे। ओके, सो विद दिस हम लोगों का इक्विटी इन्वेस्टमेंट का डिस्कशन खत्म होता है। एक पैराग्राफ और बता देता हूं कि कई बार ना एंटिटीज लोग, जैसे मान लो मैं ही शेयर होल्डर हूं, मैं इन्वेस्टर हूं, मेरे पास लॉन्ग टर्म का शेयर है, हम लगातार उसको कॉस्ट पे मेजर कर रहे हैं। अब मेरे को मन किया कि हम उसको करेंट मान लें आज से। आई वॉन्ट टू रिक्लासीफाई माई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इनटू करेंट इन्वेस्टमेंट। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसको वैल्यू करना पड़ेगा वापस से, एंड दैट वैल्यूएशन विल बी एट कैरिंग अमाउंट और कॉस्ट विच एवर इज लोअर। कैरिंग अमाउंट मतलब बैलेंस शीट में जो लिखा हुआ वो कैरिंग अमाउंट, और कॉस्ट मतलब मैंने जितना में खरीदा था वो कॉस्ट, विच एवर इज लोअर पे उसको मेरे को वैल्यू करना पड़ेगा। अगर मैं लॉन्ग टर्म को करंट में क्लासिफाई करता हूं तो हो सकता है मेरा बैलेंस शीट का अमाउंट बदल जाए। और अगर हम करंट को लॉन्ग टर्म में लेके जाते हैं, किसको, करंट इन्वेस्टमेंट है और मैं लॉन्ग टर्म बनाना चाहता हूं, तो उसका वैल्यूएशन हो उसी दिन, जिस दिन मैं बनाऊंगा, रिक्लासिफाई करूंगा, उसका वैल्यूएशन होगा एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। So if long term is reclassified into current, carrying amount or cost whichever is lower. If current is reclassified into long term, then its cost or market price whichever is lower पे वैल्यू होगा। तो ये स्टोरी हो गया मुन्ना हम लोगों का इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स पे। एक बार समरी में जहां जहां पे एरर होता है बच्चों का मैं वो सब बता दूं, और जो जो एजम्पशन लेना है एक बार वापस से बता दूं। पहला, सेल प्रोसीड्स निकालते वक्त, जो घर में पैसा आएगा वो निकालते वक्त सेलिंग प्राइस माइनस ब्रोकरेज माइनस ड्यूटीज एंड टैक्सेस करना है। दूसरा, अगर डिविडेंड को लेकर के कंफ्यूजन हो, क्लियर नहीं है कि वो प्री है कि पोस्ट है, आर्बिट्ररीली निकालना पड़ रहा है कि वो प्री है कि पोस्ट है, तो आप सारे डिविडेंड को पोस्ट मानते हुए इनकम में डाल देना। अगर पता नहीं चले डिविडेंड और राइट पे, डिविडेंड और बोनस, क्या नाम, राइट और बोनस पे, सॉरी, राइट और बोनस पे डिविडेंड दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, तो मान लेना नहीं दिया जा रहा है। अगर फीफो और वेटेड एवरेज नहीं बोला हुआ है तो वेटेड एवरेज करके अकाउंटिंग करना। अगर लॉन्ग टर्म और करंट इन्वेस्टमेंट कौन सा इन्वेस्टमेंट है नहीं बोला हुआ है तो सबको लॉन्ग टर्म मान के अकाउंटिंग करना, और जो भी चीज करोगे उसका एजम्पशन जरूर लिख देना। और अगर राइट को लेकर के कुछ भी पता नहीं चल रहा है, खाली लिखा हुआ राइट और उसका रिनाउंसिएशन लिखा हुआ है, तो हमेशा पीएल में भेज देना, उसको इनकम मान लेना। कम राइट लिखा हुआ होने से ही राइट रिनाउंसिएशन का पैसा इन्वेस्टमेंट से कम होगा, नहीं तो नहीं होगा। सो विद दिस इक्विटी इन्वेस्टमेंट का डिस्कशन इज ओवर। हम लोग अब इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर देखेंगे। इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर में मैं इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर के रिवीजन क्लास को यूज करके आपसे डिस्कस करूंगा। इसका स्टोरी लाइन मुन्ना इस तरह का होगा कि आप 3 कॉलम बनाओगे, नंबर, अमाउंट, इंटरेस्ट। इसकी अच्छी बात क्या है, इसमें बोनस नहीं होता, इसमें राइट नहीं होता, इसमें डिविडेंड नहीं होता। तो बोनस, राइट, अगर डिविडेंड नहीं है तो 3 चीज बड़ा बड़ा ट्रीटमेंट खत्म। इसमें परचेज होता है, सेल होता है और वैल्यूएशन होता है। तो परचेज, सेल और वैल्यूएशन का रूल्स आर सेम।
परचेज का रूल सेम, इन्वेस्टमेंट टू बैंक, सेल का रूल सेम, बैंक टू इन्वेस्टमेंट, वैल्यूएशन लॉन्ग टर्म हुआ तो कॉस्ट, शॉर्ट टर्म हुआ तो कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, रूल्स आर सेम। तो फिर वर्चुअली हम लोगों को पढ़ना ही क्या है? पढ़ना है कि जब हम डिवेंचर बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट से हमको इंटरेस्ट इनकम होता है। हमें पहले से मालूम रहता है कि हमें इतना इंटरेस्ट रेट से इंटरेस्ट मिलेगा और इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। अब इसमें स्टोरी क्या है कि अगर कंपनी का डिवेंचर का फेस वैल्यू 100 है और इंटरेस्ट रेट मान लो 12% है, तो कंपनी पहले हमें बता देती है कि हम 2 बार इंटरेस्ट देंगे साल में, से 39 और 30, 31/3। कंपनी साल में एक बार भी इंटरेस्ट दे सकती है, सीधा 31/3 या 31/12। पर ज्यादातर कंपनियां साल में 2 बार इंटरेस्ट देती हैं, 30/9 और 31/3। तो अगर आप 30/9 कंपनी ने इंटरेस्ट पेमेंट कर दिया, उसके तुरंत बाद 1 को शेयर खरीदते हैं या 1 अप्रैल को शेयर खरीदते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट का लफड़ा नहीं आता। अदरवाइज आपने कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट का नाम सुना होगा। क्या स्टोरी है मैं आपको बताता हूं कि मान लो हम 100 डिवेंचर खरीदे 105 रुपया में, कम इंटरेस्ट कोटेशन पे 1 जुलाई को, 1 जुलाई 2020 को खरीदे हैं। जैसा कैलकुलेशन बॉट का होता है वैसे ही कैलकुलेशन सोल्ड का होता है। बॉट में पैसा लगता है, सोल्ड में पैसा मिलता है। तो इसमें लफड़ा क्या है कि क्योंकि कोटेशन इज कम इंटरेस्ट, तो समझ जाना कि इंटरेस्ट कैलकुलेट करके ये समझना पड़ेगा कि वो इसमें इंक्लूडेड है और हमें उसको अलग अलग करना पड़ेगा और अकाउंटिंग में 2 अलग अलग पार्ट में लिखना पड़ेगा। कैसे? देखो, 1 जुलाई को हम खरीदे अगर, तो पिछला इंटरेस्ट का डेट पता करना। 1 जुलाई के पहले इंटरेस्ट का डेट कौन सा आया होगा? 1 जुलाई के पहले कौन आया होगा? आंसर जुलाई के पहले मार्च आया होगा। सर सितंबर भी तो उसके पहले आया होगा, उसके बहुत पहले आया होगा। इमीडिएट पहले कौन आया है? मार्च आया होगा। तो 31 मार्च के बाद 1 जुलाई के बीच में कितने महीने गुजर गए? अप्रैल मई जून, बस 3 महीना, क्योंकि 1 जुलाई को तो खरीद ही लिए। 3 महीना का इंटरेस्ट कितना हुआ? 100 इंटू 12% इंटू 3/12, 3 रुपया। वो 3 रुपया इसमें इंक्लूडेड है, कम इंटरेस्ट कोटेशन है इसलिए इंक्लूडेड है। तो सर करना क्या है? कुछ नहीं, आपको 102 रुपया डिवेंचर के अकाउंट में और 3 रुपया इंटरेस्ट के अकाउंट में हमने पे किया, यह समझना है, अलग कर देना है। और लिखेंगे ऐसे, टू बैंक, नंबर में 100, अमाउंट में 10,200 और 300। देखिए सिस्टम, ये 1 जुलाई का हो गया। तो सर ये इंटरेस्ट हमारा खर्चा है? नहीं, ये पैसा हमें मिल जाएगा सितंबर महीना में, क्योंकि सितंबर महीना में हमको कंपनी एक साथ 6 महीना का इंटरेस्ट देगी। हम अभी बायर को माने सेलर को दे दिए इंटरेस्ट, कंपनी हमको एक साथ 6 महीना का दे देगी। ये मेरा लॉस नहीं है, मेरी एसेट है। इसको इंटरेस्ट रिकवरेबल बोला जाता है। अगर अभी तुरंत हम बैलेंस शीट बनाएंगे ना, 1 जुलाई को बैलेंस शीट बनाएंगे, तो ये 300 रुपया को हम असेट साइड में लिखेंगे, लॉस में नहीं। बाई पीएल नहीं होगा, बाई बैलेंस सीडी होगा। अब मान लो 1 अगस्त को, एग्जैक्टली 1 महीना बाद, मान लीजिए हम पूरा 100 बॉन्ड बेच दिए, 109 रुपया एक्स इंटरेस्ट 1 अगस्त को, 109 रुपया एक्स इंटरेस्ट। अब पहले इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे होगा? कभी मत समझना कि जुलाई में खरीदे अगस्त में बेच दिए तो 1 महीना, नो 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 नो। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन लास्ट इंटरेस्ट से होगा, यहीं से होगा 31 मार्च से। अगस्त के पहले 31 मार्च गया होगा, 4 महीना का इंटरेस्ट, पिछला इंटरेस्ट से आज तक होता है।
तो पिछला इंटरेस्ट मार्च में हुआ था, 1 अगस्त माने 4 महीना, 4 महीना का इंटरेस्ट माने 4 रुपया, 4 रुपया इसमें इंक्लूड है कि नहीं है? आंसर इज नो। वाई? एक्स इंटरेस्ट इज द कोटेशन। एक्स इंटरेस्ट का मतलब 109 अलग है, 4 अलग है, माने सामने वाले से हम 109 रुपया लेंगे और 4 रुपया भी लेंगे। अगर 109 कम इंटरेस्ट होता तो 109 में वो 4 इंक्लूड है, फिर 105 प्लस 4 लेते, पर 109 एक्स इंटरेस्ट है तो हम उससे 109 भी लेंगे और 4 भी लेंगे बेचते वक्त। 109 तो डिवेंचर का लेंगे, इंटरेस्ट का 4 रुपया अलग लेंगे। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, बाई बैंक 100 नंबर 10,900 अमाउंट 400 इंटरेस्ट। अब क्योंकि डिवेंचर बिक्री हो गया, कहानी खत्म हो गई, हम लोगों का ये 100 खत्म, 10,900 10,200 के बीच का डिफरेंस 700 रुपया पीएल, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। 400 और 300 का डिफरेंस 100 भी पीएल, 300 हम पे किए थे, 400 हमको मिल गया था। ये इस तरह से परचेज सेल का अकाउंटिंग होता है। अब इसी एग्जाम्पल को मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूं, थोड़ा सा बदल कर। मान लो 100 नंबर 10,200 और 300, एक जुलाई को मैंने खरीदा, सेम एग्जाम्पल। अब मैंने बेचा नहीं और मेरा ईयर एंड मान लो 31 दिसंबर को आता है, एंड आई डिडंट सेल इट, आई एम होल्डिंग इट विथ माई सेल्फ। तो हमको क्या करना होगा? सबसे पहले तो 30/9 आएगा, ये वाला 30/9। इस दिन हमको ब्याज मिलेगा बाई बैंक। ध्यान से देखो, ब्याज हमको 600 रुपया मिल रहा है। वाई? 6 महीना का मिलेगा ना, कंपनी जब भी देती है ब्याज 6 महीना का देती है। तो हम लोग लिख दिए बाई बैंक 600 रुपीज, इंटरेस्ट मिल गया। फिर 31 दिसंबर आएगा मेरा ईयर एंडिंग, बाई बैलेंस सीडी 100। नंबर तो सिंपल है। अब यहां पे हम क्या अमाउंट लिखेंगे, दैट विल डिपेंड कि ये मेरा लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है। अगर इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म है तो कॉस्ट पे लिख देंगे, अगर शॉर्ट टर्म है तो कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। मान लो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो हम कॉस्ट पे मेजर कर लिए। अब इंपॉर्टेंट है यहां का 300 रुपया, ध्यान से सोचो क्यों। हमारा एक इंटरेस्ट रिसीवेबल है 300 रुपया का, सोचो क्यों। हमने सितंबर में लास्ट इंटरेस्ट कंपनी से लिया था, तो अक्टूबर नवंबर और दिसंबर 3 महीना गुजर गया, और डिवेंचर मेरे पास है, तो 3 महीना का इंटरेस्ट तो एक्रू हो गया ना, मेरा असेट बन गया ना। तो हम उसको बाई बैलेंस कैरेट डाउन करके असेट साइड में लिख दिए। बाई बैलेंस सीडी तो असेट के लिए लिखते हैं ना, तो ऐसे करके लिखा जाता है। और नेट पे ये 100 मैच कर गया, ये 10,200 10,200 मैच कर गया। यहां पे जब हम 900 लिखेंगे तो 600 रुपया मेरे पीएल में चला जाएगा। और ऐसे नॉर्मली भी सोचोगे ना, 1 जुलाई को कोई माल खरीदते हो, 31 दिसंबर तक, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 6 महीना का इंटरेस्ट तो पीएल में जाना चाहिए ना, वो 6 महीना का इंटरेस्ट पीएल में ऐसे जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर हमारा ईयर एंडिंग इन्वेस्टर का, मेरा बुक्स बना रहा है जिसका, उसका ईयर एंडिंग अगर अलग है और कंपनी का इंटरेस्ट का पेमेंट अगर अलग है, तो इंटरेस्ट के कॉलम में बैलेंस कैरेट डाउन होगा अगर आपके पास बॉन्ड रहेगा तो बच्चे लोग ना ये इंटरेस्ट को कैरेट डाउन करना भूल जाते हैं। आप इंटरेस्ट को कैरेट डाउन जरूर कीजिएगा अगर आपके पास बॉन्ड रहेगा तो। कब? अगर अपना ईयर एंडिंग डेट और कंपनी का इंटरेस्ट का डेट अलग अलग हो। इसके अलावा बाकी सारे कॉन्सेप्ट जो इक्विटी शेयर का इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का था वो बॉन्ड में भी रहता है। परचेज सेम, ब्रोकरेज ड्यूटीज एंड टैक्सेस जोड़ना सेम, सेल सेम, वैल्यूएशन सेम, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सेम। बस इसमें कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट का जो इंटरेस्टिंग लफड़ा है, ये नया लफड़ा है, ये सिर्फ डिबेंचर्स में होता है।
अच्छा, कई बार ना क्वेश्चन में जैसे कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट होता है, वैसे कम डिविडेंड भी दे देता है, तो सेम कॉन्सेप्ट लगा देना, इफ द डिविडेंड्स आर परचेज्ड ऑन कम डिविडेंड बेसिस, तो ऐसे ही उसको भी डिवाइड करके लिख देना। होता नहीं है, पर बाई चांस कोई क्वेश्चन गंदगी टाइप से बना दिया अगर, राइट बोनस और डिविडेंड इसमें होता नहीं है, मैंने आपको बताया। सो विद दिस हम लोगों का डिबेंचर इन्वेस्टमेंट का रिवीजन भी खत्म होता है। ओके, एक चीज याद रखिएगा, जैसे मान लो आपके पास 100 डिबेंचर 10,200 रुपया में खरीदा हुआ है, इंटरेस्ट अलग कॉलम में जा रहा है, और मान लो कंपनी ने इस 100 डिबेंचर को कन्वर्ट करके इक्विटी शेयर बना दिया, और कंपनी ने आपको 50 इक्विटी शेयर दिया, 1:2, 1 इक्विटी शेयर फॉर 2 डिबेंचर सेल्ड, तो आपके 50 इक्विटी शेयर का कॉस्टिंग 10,200 हो जाएगा। कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रांसफर हम लोग बोलते हैं, सीटीसी ट्रांसफर। तो इन दैट केस आपको एक एंट्री मारनी पड़ती है, रे इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर 10,200। आपको मार्केट प्राइस देखने की जरूरत नहीं है, जितना रुपया में आपने डिबेंचर खरीदा था वही आपके इक्विटी शेयर का कॉस्ट बन जाएगा। फिर आप अपना इक्विटी शेयर का लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के हिसाब से जैसा अकाउंटिंग करते हो, जैसा हमने इक्विटी में आपको बताया था, उस तरह का अकाउंटिंग आप आगे कर लीजिएगा। पर द लास्ट पॉइंट दैट आई डिस्कस्ड इज कि इफ द डिबेंचर्स आर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर जो असेट आपका चला गया वो क्रेडिट हो गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एंड इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर जो आपके पास आया वो डेबिट हो गया। अच्छा, इसका जब लेजर बनाइएगा इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर का, तो नंबर में 50 लिखिएगा, 100 मत लिखिएगा, क्योंकि 100 डिबेंचर के बदले आपको 50 शेयर मिला है। तो आप इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर में जैसे यहां पे 2 लिखिएगा ना, 2 इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर 50 और 10,200 लिखिएगा। So with this we come to an end of इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का रिवीजन। Are we okay? Good. Thank you.